पहला प्रश्न है कि फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो फार्मिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम है वो है मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। तीसरा प्रश्न है हमारा कि एल्काइन का उदाहरण है, एक एल्काइन का उदाहरण दीजिए। तो C2H2, 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 C2H2। अगला प्रश्न है हमारा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है C12H22O11, 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 C12H22O11। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C12H22O11। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पर आते हैं हम। पांचवा प्रश्न है हमारा कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है वो अंकुरित बीज होता है। उसके बाद है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो मानव वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी। अब जो किडनी, उसी को हिंदी में हम वृक्क भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव वृक्क जो है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो मानव वृक्क उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। ठीक है, ब्रीथ के दौरान, और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो श्वसन के दौरान बाहर निकलने वाली गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनटेक करने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फलों के पकने को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों के पकने को इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई फल पकने लगता है तो उसमें इथिलीन बनता है, जिसके कारण वो पकता है। यानी कि कंट्रोल करने वाला अगर कोई है तो ये इथिलीन है। ठीक है, ये रसायन है इथिलीन, जो फलों के पकने को नियंत्रित करता है। और हर एक ये पकने वाले फलों में ये बनता ही है, ये इंटरनल प्रोसेस है इसका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। देखिए, जो न्यूरॉन का वह पार्ट जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, जानकारी को इनटेक करता है, लेता है, वो कहलाता है डेंड्राइट्स, या डेंड्राइट भी कहीं कहीं लिखा होगा, डेंड्राइट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है वो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे छोटा सेल है उसको क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क की जो कोशिका है वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। जैसे जैसे किडनी का क्या है? नेफ्रॉन है। उसी तरह से मस्तिष्क का क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं, और किडनी का जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये सबसे, और यही सारा फंक्शनल करता है, फंक्शन यही करता है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी को वो इनटेक करता है, ग्रहण करता है, वो डेंड्राइट्स कहा जाता है। अगला है कि आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपातकाल यानी इमरजेंसी का हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को। ठीक है, एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? आपातकाल का हार्मोन। ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल का हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को कहते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन को आपातकाल का हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन। ये अमूमन हम लोग 9 महीना जानते हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ 1985 ईस्वी में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है ईस्ट में, और एक और होता है जिसमें हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें
ये अलैंगिक जनन है, इसमें मतलब जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मूल कोशिका होती है उससे विभाजित होकर नया जीव बनता है, ठीक है। इसमें जनन अंगों की कोई भूमिका नहीं होती है और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में भी हो सकता है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि ईस्ट और हाइड्रा। तो आपको प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में और हाइड्रा में, दो में याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें नया जो ये बनता है, ठीक है, वो उससे विभाजित होके अलग समसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा वो अलग हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। तो टीबी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए आपको पता है कि जैसे मवेशी जो होता है, गाय भैंस वगैरह, वो घास खाता है और वो पचा लेता है, जनेरा खाया पचा लिया। लेकिन अच्छा ये मनुष्य क्यों नहीं पचा पाता है उतना ज्यादा, तो होता क्या है कि उन चीजों में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। जैसे कि जनेरा हुआ या घास हुआ, इस समय क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेल्यूलोज को पचाने के लिए परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, उसमें रूमेन है और उसका जो थोड़ा सा पाचन तंत्र का सिस्टम होता है मवेशियों का, वो अलग होता है। रूमेन होता है, उसमें जाके सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में ऐसा नहीं है, इसलिए वो अधिक अति में ये घास या इस तरह की चीजों को नहीं पचा पाते। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन, और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सेल्यूलोज का पाचन, और ये सब आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी के पैटर्न से है, टोटल क्वेश्चन लिया होगा, ठीक है। और ये 10th में 9th में ये सब से मिला के आपका प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न आपके बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है वो हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बीपी का हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, ठीक है। तो वो क्या है, ब्रेन हेमरेज का कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप, पादप जब भी शब्द आए तो आप समझिएगा कि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। पादप का अर्थ यहाँ पर यही होगा। तो पौधों की बात कर रहे हैं तो परजीवी पादप वैसा पौधा जो दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे आपने अमरबेल देखा होगा, अमरबेल एक्चुअली कस्कुटा मतलब जो वर्ग है उसका पौधा है, ठीक है। ये पादप है, इसको याद रखिए। अमरबेल जिसको अमरलत्ती हम लोग कहते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारा पौधा होता था, उसके ऊपर वो पीला वाला एक लत्ती पूरा लतर जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, अमरबेल है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है परजीवी पादप का, क्योंकि अमरबेल अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, वो जिस पर रहता है लिपटा हुआ उसी से वो क्या करता है, पोषण ग्रहण कर लेता है। तो अमरबेल इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर सवाल भी है हमारा कि परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो परजीवी पादप का उदाहरण अमरबेल है, अमरलत्ती जिसको कहते हैं। और ये किस ग्रुप का है, ये भी आ सकता है ये शब्द, क्योंकि देखिए प्रश्न जो होते हैं वो सारा खेल शब्दों का है, ठीक है। तो इस चीज को आप बढ़िया से समझ लेंगे कि कस्कुटा ग्रुप का ये अमरबेल पौधा होता है। तो ये आ जाए या ये आ जाए तो आप इसको वैसा ही मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है आलिन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो ये किया जाता है आलिंद के द्वारा। आलिंद और नीला होता है, तो आलिंद के द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो अभी पिछले कुछ प्रश्न पहले हमने बताया था कि हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें अलैंगिक होता है, इसमें मतलब जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो हाइड्रा में जो होता है वो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, मुकुलन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुलन क्या होता है कि उसी में जो जीव पनपता है वो उससे अलग हो जाता है, जो उसका मदर ये होता है उससे वो अलग हो जाता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा वो अलग जीव बन जाता है, ठीक है। इसमें लिंग की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनन संचारित रोग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये असुरक्षित यौन संबंधों से होता है, ये जनन संचारित रोग, ठीक है। जो भी ये डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज है, वो क्या होते हैं, ये असुरक्षित यौन संबंधों से होते हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि जनन संचारित रोग में सिफिलिस आता है, एड्स आता है, गोनोरिया आता है। ये क्या है, जनन संचारित रोग है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्प का
सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्यदल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? बाह्यदल पुंज है। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है कि रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी। देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, एंटीजन अलग होता है और एंटीबॉडी अलग होता है। देखिए, ए अगर है तो ए में एंटीजन तो ए ही होता है, लेकिन एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बी में एंटीजन तो बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी में एंटीजन तो होता है ए बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न यह है कि रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीजन नहीं है ये। ठीक है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी बी होता है, ए में बी होता है और बी में ए होता है एंटीबॉडी। एंटीजन सेम होगा, जैसे ए में पूछेगा एंटीजन तो ए ही होगा, लेकिन ए में एंटीबॉडी पूछेगा तो आपको बी का जवाब। हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो है जिबरेलिन और ऑक्सिन। ठीक है, ये पादप यानी पौधों में होने वाले जो वृद्धि होता है उसको कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, घटाता है। ये दोनों अलग अलग थोड़ा सा वर्क करता है। ऑक्सिन का काम है कि ये पादप की वृद्धि को ये करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो वो लेकिन वृद्धि हार्मोन है वो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है। ठीक है, तो पादप यानी पौधों में जो वृद्धि होती है उसमें कौन सा हार्मोन मुख्यतः रोल अदा करते हैं? तो याद रखिएगा जिबरेलिन और ऑक्सिन। ठीक है, मनुष्य के मुख में मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े। 3 जोड़े लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, याद कर लेंगे। मटर को प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ये मेंडल ने मटर को अपने ये अनुवांशिकी का जो अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, जेनेटिक्स में भी और हेरिडिटी का भी अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें मेंडल ने मटर को ही अपने स्टडी का भाग बनाया था। स्टडी के लिए मटर को ही चुना था मेंडल ने। तो मटर के प्रयोग किसने चुना था? तो मेंडल ने। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है सदैव धनात्मक। देखिए, उत्तल लेंस का जो हमेशा होता है ना वो धनात्मक प्लस में होता है। ठीक है, हमेशा प्लस में इसका फोकस दूरी एफ जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, और अवतल का क्या होता है? माइनस में होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या? कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है, तो वो बड़े से एरिया को कवर करके एक छोटे से आईने में दिखा देता है। जैसे क्या होता है, अगर इतना बड़ा आईना है, अगर इतना ही क्षेत्र वो दिखाता तो हम पीछे का नहीं देख पाते, लेकिन उसमें एक काबिलियत होती है कि बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र को क्या करता है, वो कैप्चर करके यहाँ पर दिखा देता है, जिससे गाड़ी चलाने में हमें सहूलियत होती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो मोटर गाड़ी का चालक होता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से उत्पन्न दोष क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, याद रखिएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से उत्पन्न दोष कौन सा है? दीर्घ दृष्टि दोष। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है? ठीक है, देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु सही से पता चलती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु ही दिखाई देती है, ठीक है, और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण होती है। इसको और विशेष आगे देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा उपयोग किया था? तो उत्तल लेंस का यूज होता है, जो कि प्लस में होता है। आपने प्लस टिक करके देखा होगा, इतना डायोप्टर प्लस में होता है। ये हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में यूज होता है। और निकट दृष्टि दोष में तो वो अवतल लेंस का यूज होता है और माइनस में होता है उसका। आप पूछिएगा ना किसी का चश्मा अगर माइनस में, जैसे मेरा माइनस में है, तो हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है हमें और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसमें हम अवतल लेंस का यूज करते हैं और वो माइनस में होता है। लेकिन इसके उलट यदि दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है और वो प्लस में होता है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से सीरीज हम लेते आएंगे। धन्यवाद आप सबों का।